विक्रम एक साधारण सा लड़का था जो एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। उसके माता पिता किसान थे और विक्रम की शिक्षा भी गांव के स्कूल में ही पूरी हुई थी। विक्रम का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बने, अपनी मेहनत और कड़ी मेहनत से समाज में कुछ बदलाव ला। विक्रम का जीवन सरल था, लेकिन उसकी दुनिया उस समय पलट गई जब एक दुर्घटना ने उसकी जिंदगी बदल दी। एक दिन जब वह अपने घर से बाहर जा रहा था तो रास्ते में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। विक्रम गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उसके शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आईं और डॉक्टरों ने उसे कई हफ्तों तक बिस्तर पर आराम करने की सलाह दी। विक्रम की जिंदगी एकदम से ठहर गई थी। वह अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ था, अपने शरीर की चोटों से जूझ रहा था और उसके मन में यही सवाल था, क्या अब मेरी जिंदगी का कोई मकसद है? एक दिन विक्रम की मां अस्पताल आई और उसकी हालत देखकर थोड़ी चिंतित हो गई, लेकिन विक्रम ने उन्हें हिम्मत दी। वह जानता था कि इस कठिन दौर से बाहर निकलने के लिए उसे सबसे पहले अपने भीतर की ताकत को पहचानना होगा। विक्रम ने तय किया कि वह इस मुश्किल समय का सामना करेगा और एक नए तरीके से अपनी जिंदगी को शुरू करेगा। उसे याद आया कि उसके दादा हमेशा कहते थे, जब भी जिंदगी मुसीबतों से घिरी हो तब खुद को फिर से बनाना सबसे बड़ा कदम है। विक्रम ने पहले अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित किए। उसने सोचा कि शरीर से ज्यादा अहम उसके मन की स्थिति है। अगर उसका मन मजबूत होगा तो वह अपने शरीर को भी फिर से ठीक कर सकता है। विक्रम ने किताबें पढ़नी शुरू की, सकारात्मक सोच पर आधारित वीडियो देखे और आत्म सहायता पर किताबें भी पढ़ी। उसने यह समझा कि जीवन में कठिनाइयां केवल एक अस्थायी स्थिति होती है और असली शक्ति खुद की सोच और दृष्टिकोण में होती है। विक्रम ने आत्म मूल्यांकन शुरू किए। उसने अपने जीवन के उद्देश्य और लक्ष्य पर गहरी सोच विचार की। उसने महसूस किया कि पहले वह केवल बाहरी दुनिया को खुश करने के लिए जी रहा था, लेकिन अब उसे खुद को खुश रखने के लिए जीने की जरूरत है। विक्रम ने यह निर्णय लिया कि वह किसी की उम्मीदों पर नहीं, बल्कि अपनी खुशियों पर ध्यान देगा। विक्रम का शारीरिक उपचार तो धीरे धीरे हो ही रहा था, लेकिन उसने महसूस किया कि सिर्फ शारीरिक स्वस्थता से काम नहीं चलेगा। अब उसे अपनी मानसिक स्थिति को भी मजबूत बनाना था। उसने खुद को चुनौती दी कि वह एक महीने में अपनी शारीरिक क्षमता को फिर से बेहतर बना लेगा। विक्रम ने सुबह सुबह योग और ध्यान करना शुरू किया, जिससे उसकी मानसिक स्थिति भी बेहतर होने लगी। वह धीरे धीरे अपनी चोटों से उबरने लगा और हर दिन नए लक्ष्य तय करने लगा। उसने यह समझा कि यदि वह छोटी छोटी सफलता को सहेजेगा तो बड़े लक्ष्य को हासिल करना आसान होगा। विक्रम को एहसास हुआ कि उसका सपना अब भी जिंदा है और वह फिर से उसे पूरा करने का इरादा कर चुका है। उसने अपने पुराने सपनों को ताजा किया और अपने उद्देश्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो गए। विक्रम ने सोचा कि यदि वह खुद को फिर से खड़ा कर सकता है तो वह किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता है। विक्रम ने एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। वह अब कोई साधारण आदमी नहीं रहना चाहता था, बल्कि वह अपने गांव और समाज में बदलाव लाने के लिए कुछ करना चाहता था। उसने समाज सेवा का काम शुरू किए। वह बच्चों को शिक्षा देने लगा और किसानों की मदद करने के लिए नए तरीके सोचने लगा। विक्रम का मानना था कि अगर लोगों को सही दिशा में मार्गदर्शन मिले तो वे भी अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। विक्रम के जीवन में बदलाव की लहर दौड़ पड़ी थी। पहले जो विक्रम हर कठिनाई से हार मान जाता था, अब वही विक्रम अपने संघर्षों को ताकत में बदल चुका था। उसने महसूस किया कि असफलताएं और समस्याएं जीवन का हिस्सा होती है, लेकिन जब तक आप उनसे सीखते हैं, वे आपकी सफलता का रास्ता खोल देती है। विक्रम ने अपने आप से वादा किया कि अब वह कभी हार नहीं मानेगा। कुछ महीनों बाद विक्रम ने अपने गांव में एक शिक्षा केंद्र खोला, जहां बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती थी। यह शिक्षा केंद्र विक्रम के लिए केवल एक काम नहीं था, बल्कि वह अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा कर रहा था। उसने यह साबित किया कि जीवन में कठिनाइयों का सामना करने के बाद हम खुद को और भी मजबूत बना सकते हैं। विक्रम ने जो सबसे बड़ा सबक सीखा वह यह था कि जीवन में केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना ही नहीं, बल्कि किसी भी परिस्थिति में खुद को बेहतर बनाना सबसे महत्वपूर्ण है। उसने अपने अनुभवों से यह समझा कि असफलता और समस्याएं हमेशा आती है, लेकिन उनका सामना करना ही हमें सिखाता है कि हम असली मायने में कौन हैं। विक्रम का जीवन एक प्रेरणा बन चुका था। उसने हर कदम पर यह साबित किया कि जब तक हम अपने भीतर की ताकत को पहचान कर उसे सही दिशा में उपयोग करते हैं, तब तक हम कोई भी मुश्किल पार कर सकते हैं। किताब को आसानी से समझने के लिए हमने इस समरी को 11 अध्यायों में विभाजित किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1,
अपने भीतर की ताकत को पहचानना। हर व्यक्ति के भीतर एक विशेष शक्ति होती है जिसे हम अक्सर परिस्थितियों और चुनौतियों की वजह से नजरअंदाज कर देते हैं। जब जीवन में मुश्किलें आती है तो हम खुद को असहाय और कमजोर महसूस करने लगते हैं, मानो हमारी परिस्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं है। परंतु सच्चाई यह है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे भीतर ही है और इस ताकत को पहचानकर हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। लेखक के अनुसार हमारे भीतर की ताकत का स्रोत हमारा मन और विचार है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का जीवन में बड़ा लक्ष्य है, जैसे कि एक सफल व्यवसाय शुरू करना। शुरुआत में उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे आर्थिक तंगी, असफलता का डर और अन्य लोग जो उसे यह कह सकते हैं कि वह सफल नहीं होगा। ऐसे समय में वह व्यक्ति खुद को कमजोर महसूस करने लगेगा और सोचने लगेगा कि वह शायद इस लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वह अपने भीतर की ताकत को पहचान ले तो वह देखेगा कि उसके पास समस्या को हल करने की क्षमता पहले से ही मौजूद है। एक और उदाहरण ले। मान लीजिए कि एक छात्र को परीक्षा में असफलता का सामना करना पड़ा। इस असफलता से निराश होकर वह खुद को नाकाबिल और कमजोर समझने लगता है। लेकिन अगर वह अपने मन की शक्ति को समझे और सकारात्मक सोच का अभ्यास करे तो उसे एहसास होगा कि असफलता केवल एक सीढ़ी है और उसकी ताकत उसे अगली बार बेहतर करने में मदद कर सकती है। अगर वह खुद पर विश्वास बनाए रखे और अपनी ताकत को पहचाने तो अगली बार वह अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ परीक्षा में बेहतर कर सकता है। हमारे भीतर की ताकत केवल हमें चुनौतियों का सामना करने में मदद नहीं करती, बल्कि यह हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है। आत्मविश्वास हमें प्रेरित करता है कि हम हर स्थिति में अपनी पूरी ताकत से प्रयास करें। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने सकारात्मक पहलुओं को पहचानें और उन्हें स्वीकारें। जब हम अपनी ताकत को पहचानते हैं तो हमें यह भी समझ में आता है कि हमारे जीवन की असली दिशा क्या है और हमें किन रास्तों पर आगे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा इस अध्याय में बताया गया है कि हमारे विचार हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। अगर हम नकारात्मक विचारों पर ध्यान दें तो हमें हमारी ताकत कमजोर नजर आएगी, परंतु अगर हम सकारात्मक विचारों को अपनाएं और अपनी ताकत पर भरोसा रखें तो हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। यह आत्मविश्वास हमें किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार करता है। व्यक्तिगत उदाहरण के रूप में मान लीजिए कि आप एक बार किसी बड़े सार्वजनिक मंच पर बोलने से डर गए थे, लेकिन इस डर को जीतकर आपने बोलने का निर्णय लिया। उस अनुभव के बाद आपने महसूस किया कि यह डर आपके मन की उपज था और आपकी असली ताकत आपको किसी भी परिस्थिति का सामना करने की क्षमता देती है। यह अनुभव यह दिखाता है कि हमारी वास्तविक ताकत वही है जो हमें कठिन परिस्थितियों में साहस और हिम्मत देती है। इस प्रकार अपने भीतर की ताकत को पहचानना हमें यह समझने का अवसर देता है कि असल में हम क्या कर सकते हैं और हमें अपनी परिस्थितियों को नियंत्रित करने की शक्ति खुद में ही ढूंढनी चाहिए। अध्याय 2, असफलता से सीखना। असफलता जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जिससे हर कोई कभी न कभी जरूर गुजरता है, परंतु यह हमें निराश करने के बजाय हमें मजबूत बनाने के लिए होती है। असफलता का मतलब यह नहीं होता कि हम विफल हो गए हैं या आगे नहीं बढ़ सकते। वास्तव में यह हमें बताती है कि हमारे प्रयासों में कहां कमी रह गई और कैसे हम खुद को सुधार सकते हैं। लेखक इस अध्याय में बताते हैं कि असफलता को नकारात्मक रूप में देखने की बजाय इसे एक अनमोल सीख के रूप में लेना चाहिए। लेखक के अनुसार असफलता हमें हमारी कमजोरियों से परिचित कराती है और यह देखने का मौका देती है कि हम किस पहलू में सुधार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक विद्यार्थी ने अपनी परीक्षा में असफलता का सामना किया। वह इस असफलता से हताश हो सकता है और सोच सकता है कि पढ़ाई उसके बस की बात नहीं है। लेकिन अगर वह इस असफलता का विश्लेषण करे और देखे कि कहां कमी रह गई, शायद उसने पर्याप्त अभ्यास नहीं किया या समय का सही तरीके से उपयोग नहीं किया, तो वह अपनी गलतियों को सुधार सकता है। अगली बार अगर वह अपने अध्ययन में बदलाव लाए और सही दिशा में मेहनत करे तो उसके सफल होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। असफलता हमें धैर्य और दृढ़ता का पाठ भी पढ़ाती है। हर असफलता हमें धीरज रखने और सही अवसर का इंतजार करने की सीख देती है। मान लीजिए कि एक व्यवसायी ने एक नया व्यवसाय शुरू किया, लेकिन उसे उसमें शुरू में नुकसान उठाना पड़ा। वह निराश होकर इसे बंद कर सकता था, लेकिन उसने अपनी असफलता से सीखा कि बाजार की मांग को ध्यान में रखते हुए ही कोई व्यापार सफल हो सकता है। उसने अपनी गलतियों को सुधारते हुए नए दृष्टिकोण के साथ फिर से व्यापार शुरू किया और इस बार उसने सफलता हासिल की। यह उदाहरण यह दर्शाता है
कि असफलता केवल अस्थायी होती है। यह हमें अनुभव और नई समझ देकर मजबूत बनाती है। असफलता हमें नई राह दिखाने का काम करती है। यह हमारी सोच को विस्तार देती है और नए दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा देती है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में असफल होता है, तो हो सकता है कि यह असफलता उसे एक ऐसे क्षेत्र में जाने के लिए प्रेरित करे जहां उसकी रुचि और क्षमताएं बेहतर रूप से काम कर सके। इस प्रकार असफलता हमें हमारी क्षमताओं का सही मूल्यांकन करने का अवसर देती है। असफलता के साथ सबसे बड़ा सबक यह है कि हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए और उनसे भागने की बजाय उनसे सीखना चाहिए। गलती करना स्वाभाविक है, लेकिन उन गलतियों को सुधारना और दोबारा न दोहराने की कोशिश करना ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। लेखक ने यह समझाया है कि जो लोग अपनी असफलताओं से सीखते हैं, वे हमेशा जीवन में आगे बढ़ते हैं। असफलता हमें यह समझने का मौका देती है कि सफलता केवल एक बार के प्रयास से नहीं मिलती, बल्कि बार बार कोशिश करने और अपने प्रयासों को सुधारने से मिलती है। उदाहरण के रूप में प्रसिद्ध वैज्ञानिक थॉमस एडिसन का उदाहरण लिया जा सकता है। जब एडिसन ने बिजली का बल्ब बनाने का प्रयास किया, तो वह हजारों बार असफल हुआ। लोगों ने उनकी असफलताओं पर मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने अपनी असफलताओं से हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि मैं असफल नहीं हुआ, मैंने हजारों ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। आखिरकार उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया और उनकी इस खोज ने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। एडिसन की यह सफलता उनकी असफलताओं से सीखी गई हर छोटी बड़ी सीख का परिणाम था। इस प्रकार असफलता से डरने की बजाय हमें इसे एक शिक्षक के रूप में अपनाना चाहिए। असफलता हमें हमारे गलतियों का आभास कराती है और बताती है कि कैसे हम बेहतर हो सकते हैं। जीवन में असफलता से सबक लेना और उसे सुधारने का संकल्प करना हमारे विकास और सफलता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अध्याय 3, खुद पर भरोसा बनाए रखना। खुद पर भरोसा जीवन में सफलता की कुंजी है। यह विश्वास कि हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, हमें प्रेरित करता है कि हम हर दिन कुछ बेहतर करने की कोशिश करें। लेखक इस अध्याय में बताते हैं कि खुद पर भरोसा बनाए रखना कितना जरूरी है, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो। आत्मविश्वास न केवल हमें कठिनाइयों का सामना करने में मदद करता है, बल्कि यह हमारे व्यक्तित्व को भी सशक्त बनाता है और हमें नए अवसरों की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। लेखक ने खुद पर भरोसा बनाए रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तकनीकों पर जोर दिया है। सबसे पहले सकारात्मक सोच का अभ्यास करना आवश्यक है। जब हम अपने आप से सकारात्मक बातें करते हैं, जैसे मैं इसे कर सकता हूं या मुझे अपनी क्षमताओं पर विश्वास है, तो हमारा मन खुद को कमजोर और हारा हुआ महसूस नहीं करता। इससे हम खुद को हर परिस्थिति में मजबूत और तैयार महसूस करते हैं। इसके विपरीत अगर हम नकारात्मक विचारों में उलझ जाते हैं, तो हमारी आत्मविश्वास कम होने लगती है और हम अपने लक्ष्यों को अधूरा छोड़ सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण तकनीक है आत्म मूल्यांकन करना, यानी अपने गुणों और कमजोरियों का सही आकलन करना। आत्म मूल्यांकन से हमें अपनी क्षमताओं के बारे में सटीक जानकारी मिलती है और हम उन कमजोरियों पर काम कर सकते हैं जो हमें सफलता की ओर बढ़ने से रोक रही है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को अपनी संवाद कौशल में सुधार की जरूरत है, तो उसे आत्म मूल्यांकन के जरिए यह पहचानना होगा और उस पर कार्य करना होगा। यह तकनीक न केवल हमारी कमजोरियों को सुधारने में मदद करती है, बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ाती है, क्योंकि हमें अपनी प्रगति का अंदाजा होता है। इसके अलावा लेखक ने अपनी उपलब्धियों को याद करने का सुझाव दिया है। जब भी हम असफलता का सामना करते हैं या निराश महसूस करते हैं, तो अपनी पिछली उपलब्धियों को याद करना हमें प्रोत्साहित कर सकता है। यह हमें यह याद दिलाता है कि हमने पहले भी कई चुनौतियों को पार किया है और आगे भी ऐसा कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी विद्यार्थी को अपनी परीक्षा में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, तो उसे अपनी पिछली उपलब्धियों को याद करना चाहिए, जैसे पिछली परीक्षाओं में उसने कितनी मेहनत की थी और कितनी सफलता हासिल की थी। इससे उसे आत्मविश्वास मिलेगा और वह अपने वर्तमान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत करेगा। उदाहरण के लिए, मशहूर एथलीट और बॉक्सर मोहम्मद अली का उदाहरण लिया जा सकता है। उनके करियर में कई बार ऐसा हुआ जब लोग उन पर शक करते थे और उन्हें हारा हुआ मानते थे, लेकिन उनका खुद पर भरोसा कभी नहीं टूटा। उन्होंने खुद से हमेशा कहा कि मैं सबसे महान हूं, और इस आत्मविश्वास ने उन्हें दुनिया के सबसे बड़े मुक्केबाजों में से एक बना दिया। यह खुद पर भरोसे का ही परिणाम था कि वह हर मुश्किल को पार कर पाए और एक अद्वितीय मुकाम हासिल कर सके। उनकी यह कहानी बताती है
कि अगर हम खुद पर विश्वास रखें तो हम भी अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल कर सकते हैं। खुद पर भरोसा बनाए रखने के लिए छोटे लक्ष्य बनाना भी फायदेमंद हो सकता है। जब हम बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेते हैं तो हमारे आत्मविश्वास में इजाफा होता है, क्योंकि हम छोटे छोटे सफलताओं का अनुभव करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति किसी नई भाषा को सीखना चाहता है तो उसे शुरुआत में छोटे शब्दों और वाक्यों को याद करना चाहिए। इससे उसे अपने ऊपर विश्वास रहेगा और वह धीरे धीरे कठिन स्तर पर जाने के लिए तैयार हो जाएगा। अध्याय 4, सकारात्मक सोच का महत्व। सकारात्मक सोच जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह केवल एक मानसिकता नहीं, बल्कि एक ऐसा दृष्टिकोण है जो हमें हर स्थिति में अच्छाई देखने के लिए प्रेरित करता है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम किसी भी चुनौती का सामना अधिक ऊर्जा और साहस के साथ कर सकते हैं। इसके विपरीत, नकारात्मक विचार हमें कमजोर बना देते हैं और हमारे मन में भय और असुरक्षा का भाव पैदा करते हैं, जिससे हमारी क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। लेखक इस अध्याय में बताते हैं कि सकारात्मक सोच को कैसे विकसित किया जा सकता है और यह क्यों महत्वपूर्ण है। सकारात्मक सोच का अभ्यास करने के लिए हमें सबसे पहले अपने विचारों को पहचानना जरूरी है। हर दिन हमारे मन में कई विचार आते हैं, जिनमें से कई नकारात्मक होते हैं। इन नकारात्मक विचारों को तुरंत पहचानकर बदलना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति यह सोचता है कि मैं यह काम नहीं कर सकता, तो उसे इसे बदलकर मुझे यह काम करने की क्षमता है और मैं इसे करने की पूरी कोशिश करूंगा कहना चाहिए। यह सरल बदलाव उसकी मानसिकता को सकारात्मक बना सकता है और उसे आत्मविश्वास दिला सकता है। सकारात्मक सोच का एक और महत्वपूर्ण पहलू है आभार व्यक्त करना। जब हम अपने जीवन की अच्छी चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो हमारा ध्यान नकारात्मकता से हटकर सकारात्मकता पर केंद्रित होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपने करियर में संघर्ष कर रहा है तो वह इस बात का आभार मना सकता है कि उसके पास सीखने और खुद को बेहतर बनाने के अवसर है। आभार का यह अभ्यास उसके मनोबल को बढ़ाएगा और उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। इस अध्याय में लेखक एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं कि कैसे सकारात्मक सोच ने लोगों की जिंदगी बदल दी है। प्रसिद्ध प्रेरक वक्ता निक व्यूजिसिक का उदाहरण इस बात को दर्शाता है। जन्म से उनके हाथ पैर नहीं थे, लेकिन उन्होंने कभी नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिए। उन्होंने अपनी स्थिति को एक प्रेरणा के रूप में लिया और लोगों को दिखाया कि बिना हाथ पैर के भी जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। उनकी सकारात्मक सोच ने उन्हें न केवल सफल बनाया, बल्कि लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा भी बनी। सकारात्मक सोच हमें यह सिखाती है कि हर स्थिति में कुछ न कुछ अच्छा देखने का प्रयास करें, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो। अगर हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक है तो हम उनसे सीखने और आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। लेखक के अनुसार सकारात्मक सोच से न केवल हमारी मानसिकता में बदलाव आता है, बल्कि यह हमारे जीवन को भी सकारात्मक दिशा में ले जाती है, जिससे हम खुश और सफल बन सकते हैं। अध्याय 5, लक्ष्य निर्धारण और योजना बनाना। किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना और उसके अनुसार एक ठोस योजना बनाना। यदि हम अपने जीवन में सफलता चाहते हैं तो हमें पहले यह समझना होगा कि हमारा लक्ष्य क्या है और इसे प्राप्त करने के लिए कौन कौन से कदम उठाने होंगे। इस अध्याय में लेखक ने बताया है कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने का पहला कदम यह है कि उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट ले, जिससे उस पर काम करना आसान हो जाता है। लक्ष्य निर्धारण का पहला चरण है सटीक और मापनीय लक्ष्य बनाना। इसका मतलब है कि लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए और इसे मापा जा सके। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य बेहतर स्वास्थ्य पाना है तो इसे एक स्पष्ट रूप दे, जैसे मुझे 3 महीने में 5 किलो वजन कम करना है। यह लक्ष्य न केवल स्पष्ट है बल्कि मापनीय भी है, जिससे आपके प्रयास को दिशा मिलती है। लेखक ने बताया है कि जब हम लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांट लेते हैं तो हमें एक समय में सिर्फ एक हिस्से पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य एक नई भाषा सीखना है तो इसकी योजना में छोटे छोटे हिस्से बनाइए, जैसे प्रतिदिन 10 नए शब्द याद करना या सप्ताह में 2 बार भाषा की पाठशाला में जाना। इस तरह से छोटे हिस्सों पर ध्यान केंद्रित करने से आप आसानी से अपने बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। योजना बनाने का अगला चरण है समय सीमा तय करना। एक समय सीमा निर्धारित करने से आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य रहता है कि आपको कब तक अपना काम पूरा करना है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक किताब लिखना चाहते हैं
तो अपनी योजना में यह निर्धारित करें कि आपको हर महीने कितने अध्याय पूरे करने हैं। इस तरह की समय सीमा आपको नियमित रूप से काम करने के लिए प्रेरित करती है और लक्ष्य के करीब लाती है। लेखक ने एक प्रेरणादायक उदाहरण दिया है कि कैसे सफल लोगों ने अपने जीवन में ठोस योजना बनाकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त किए। उदाहरण के लिए एथलीट्स अपने बड़े बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटकर उन्हें चरणबद्ध तरीके से हासिल करते हैं, जैसे ओलंपिक में भाग लेने से पहले हर छोटे इवेंट में जीतना। यह लक्ष्य निर्धारण और योजना का ही परिणाम है कि वे बड़ी सफलता प्राप्त कर पाते हैं। अध्याय 6, अध्यात्म और आत्म साक्षात्कार। सच्चे सुख और संतोष की प्राप्ति के लिए आत्म साक्षात्कार का होना आवश्यक है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है खुद को गहराई से जानना, अपनी आंतरिक शक्तियों और कमजोरियों को समझना और अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानना। इसके माध्यम से हम बाहरी चीजों से मिलने वाले अस्थायी सुखों के बजाय स्थायी संतोष प्राप्त कर सकते हैं। अध्यात्म का अर्थ केवल धार्मिक होना नहीं, बल्कि अपने भीतर झांकना और खुद के साथ जुड़ना है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी व्यक्ति का जीवन तनावपूर्ण है और उसे अपने काम में संतोष नहीं मिल रहा, तो वह ध्यान और आत्मविश्लेषण के माध्यम से अपने भीतर के उद्देश्य को समझ सकता है। ऐसा करने से उसे यह समझ में आएगा कि उसके असली सुख और संतोष का स्रोत क्या है, और फिर वह अपने जीवन को उसी दिशा में मोड़ सकता है। अध्यात्म हमें अपने जीवन में एक स्थिरता और संतुलन प्रदान करता है, जिससे हम बाहरी संघर्षों का सामना करने में अधिक सक्षम होते हैं। आत्म साक्षात्कार की इस यात्रा में हम अपने वास्तविक उद्देश्य को समझते हैं और एक सार्थक जीवन की ओर अग्रसर होते हैं। अध्याय 7, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना। हमारे जीवन की गुणवत्ता पर हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। लेखक इस अध्याय में समझाते हैं कि हमारे शरीर और दिमाग एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं और इन दोनों का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। यदि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा, तो हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और इसी तरह मानसिक तनाव से हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी असर हो सकता है। इसलिए जीवन में सफलता और सुख प्राप्त करने के लिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों का ख्याल रखना जरूरी है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लेखक शारीरिक व्यायाम, योग, ध्यान और संतुलित खानपान की सलाह देते हैं। उदाहरण के लिए, रोजाना आधा घंटा टहलना या हल्का फुल्का व्यायाम करना हमारे शरीर को स्वस्थ और सक्रिय बनाए रखता है। इसके साथ ही योग और ध्यान हमारे शरीर को लचीला और हमारे मन को शांत रखने में मदद करते हैं। स्वस्थ खानपान का भी विशेष महत्व है। ताजे फल, सब्जियां और पोषक तत्वों से भरपूर भोजन हमारी ऊर्जा को बनाए रखने में सहायक होते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक सोच, ध्यान और मानसिक व्यायाम आवश्यक है। लेखक बताते हैं कि जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम जरूरी है, वैसे ही दिमाग के लिए मानसिक व्यायाम जैसे ध्यान, किताबें पढ़ना और नए कौशल सीखना जरूरी है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति रोजाना ध्यान करता है, तो उसे तनाव में कमी और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में सुधार का अनुभव होगा। सकारात्मक सोच भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। जब हम चुनौतियों का सामना सकारात्मक दृष्टिकोण से करते हैं, तो हम अधिक समाधानोन्मुख और आत्मविश्वासी बनते हैं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का संतुलन हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देता है। एक स्वस्थ शरीर और शांत मन से हम न केवल खुद को बेहतर महसूस करते हैं, बल्कि दूसरों के प्रति भी अधिक सहानुभूति और समझ रखते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो नियमित रूप से ध्यान और व्यायाम करता है, वह तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी संयम और धैर्य बनाए रख सकता है, जो उसे अधिक सफल और खुशहाल बनाता है। अध्याय 8, कृतज्ञता और क्षमा का महत्व। ग्रैटिट्यूड और फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करने से हमारा मन और दिल हल्का होता है और हम अपने जीवन में अधिक सकारात्मकता और संतोष का अनुभव कर पाते हैं। कृतज्ञता हमें इस बात का एहसास दिलाती है कि हमारे पास कितनी अनमोल चीजें हैं, जबकि क्षमा हमें नकारात्मकता और क्रोध से मुक्त करती है। ग्रैटिट्यूड का अर्थ है उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करना जो हमारे पास है, चाहे वे छोटी हो या बड़ी। यह हमें जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने में मदद करती है। जब हम रोजाना उन चीजों की सराहना करते हैं जो हमारे जीवन में सुख और संतोष लाती है, तो हम अधिक प्रसन्न महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम सुबह उठकर अपने परिवार, स्वास्थ्य और जीवन के अन्य अच्छे पहलुओं के लिए आभार व्यक्त करते हैं, तो हमारा दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। कृतज्ञता का अभ्यास हमारे मस्तिष्क को सकारात्मक सोचने के लिए प्रेरित करता है, जिससे हम खुशहाल और संतुष्ट महसूस करते हैं। क्षमा का महत्व भी उतना ही गहरा है। जब हम किसी से नाराज या क्रोधित होते हैं,
तो उस नकारात्मकता का बोझ हमारे मन पर बना रहता है, जिससे हम तनाव और दुख का अनुभव करते हैं। क्षमा का अर्थ यह नहीं है कि हम किसी की गलती को अनदेखा कर दें, बल्कि इसका मतलब है कि हम उस बोझ को अपने मन से हटा दें और आगे बढ़। उदाहरण के लिए, अगर किसी दोस्त ने हमें चोट पहुंचाई है, तो उसे क्षमा करने से न केवल हम उससे अपने संबंध सुधार सकते हैं, बल्कि अपने मन को भी हल्का महसूस कराते हैं। क्षमा करने से हम अपने मन को नकारात्मकता से मुक्त कर पाते हैं और शांति की अनुभूति करते हैं। ग्रैटिट्यूड और फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करने से हम अपने दिल और दिमाग को साफ और शांत रख सकते हैं। ये दोनों गुण हमें जीवन को एक नई और सकारात्मक दृष्टि से देखने का अवसर देते हैं। जब हम कृतज्ञता से अपने दिल को भरते हैं और क्षमा से अपने मन को हल्का करते हैं, तो हम अपने जीवन में मोर पीस, बैलेंस और प्रोस्पेरिटी का एक्सपीरियंस कर पाते हैं। अध्याय 9, जीवन में संतुलन बनाए रखना। जीवन में सफलता और खुशी पाने के लिए संतुलन बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में लेखक ने यह बताया है कि कैसे जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे करियर, रिश्ते, स्वास्थ्य और मानसिक शांति में संतुलन बनाए रखना हमें एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जीने में मदद करता है। संतुलन से न केवल हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को लाभ मिलता है, बल्कि यह हमें अपने लक्ष्यों को सही दिशा में पूरा करने के लिए प्रेरित भी करता है। संतुलन का अर्थ यह नहीं है कि हम हर क्षेत्र में समान समय या ऊर्जा दें, बल्कि यह है कि हम अपनी प्राथमिकताओं को पहचानें और उसी के अनुसार समय और प्रयास का प्रबंधन करें। उदाहरण के तौर पर, यदि हम केवल अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपने परिवार या स्वास्थ्य की उपेक्षा करते हैं, तो यह हमें मानसिक और शारीरिक रूप से थका सकता है, जिससे हमारी कार्यक्षमता प्रभावित होती है। इसी तरह, यदि हम अपने रिश्तों को समय नहीं देते, तो इससे हमारे व्यक्तिगत जीवन में तनाव पैदा हो सकता है। संतुलन बनाए रखने के लिए हमें यह समझना चाहिए कि प्रत्येक क्षेत्र का अपना महत्व है और हमें समय समय पर अपनी प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई व्यक्ति अपने करियर में सफलता की ओर बढ़ने के लिए अधिक समय दे रहा है, तो उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह अपने स्वास्थ्य और रिश्तों को भी नजरअंदाज नहीं कर रहा है। इसके लिए वह रोजाना समय निकालकर व्यायाम कर सकता है, परिवार के साथ समय बिता सकता है और मानसिक शांति के लिए ध्यान लगा सकता है। बैलेंस से जीवन में स्टेबिलिटी और कामनेस आती है। जब हम हर क्षेत्र में बैलेंस बनाए रखते हैं, तो हम अधिक मैन्युफैक्चरर, हैप्पी और मेंटल फॉर्म से स्वस्थ रहते हैं। बैलेंस की कला से हम अपनी जीवन यात्रा को मोर प्लेजेंट और पर्पसफुल बना सकते हैं। अध्याय 10, खुद को प्रेरित रखना। जीवन में सफलता और संतोष पाने के लिए खुद को प्रेरित रखना बहुत जरूरी है। प्रेरणा ही वह शक्ति है जो हमें हमारे लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। इस अध्याय में लेखक ने यह बताया है कि हमें खुद को प्रेरित रखने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए ताकि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सके और अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सके। इंस्पिरेशन का सोर्स हमारे भीतर ही होता है, लेकिन इसे बनाए रखना एक चुनौती हो सकती है, खासकर जब हम कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे होते हैं। लेखक ने कुछ प्रभावी तरीके बताए हैं जिनसे हम अपनी प्रेरणा को बनाए रख सकते हैं। पहला तरीका है सकारात्मक सोच। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं, तो हमारे सामने आने वाली कठिनाइयां भी छोटी लगने लगती है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी व्यक्ति को अपनी पढ़ाई में कठिनाई हो रही है, तो उसे यह सोचना चाहिए कि यह चुनौती मुझे मजबूत बनाएगी और मुझे अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने में मदद करेगी। दूसरा तरीका है छोटे लक्ष्य तय करना। जब हम बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटकर उन्हें हासिल करते हैं, तो हम हर छोटे कदम पर खुद को प्रेरित महसूस करते हैं। जैसे अगर किसी को फिटनेस के लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो वह पहले सप्ताह में सिर्फ 15 मिनट का व्यायाम करने का लक्ष्य बना सकता है, और जैसे जैसे उसे सफलता मिलती है, उसकी प्रेरणा बढ़ती है। तीसरा तरीका है प्रेरणादायक सामग्री का उपयोग करना। किताबें, पॉडकास्ट और मोटिवेशनल वीडियो हमें लगातार प्रेरित करने में मदद कर सकते हैं। जब हम किसी प्रेरणादायक कहानी या विचार को सुनते हैं, तो यह हमारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार करता है। इंस्पिरेशन हमें बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपनी इनर थिंकिंग और अप्रोच से मिलती है। जब हम अपने विचारों, लक्ष्यों और कार्यों को सकारात्मक दिशा में रखते हैं, तो हम किसी भी परिस्थिति में खुद को प्रेरित रख सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो रीबिल्ड योरसेल्फ पुस्तक के बारे में। इस पुस्तक में बताया गया हर एक विचार और सलाह हमें अपने जीवन में एक मजबूत और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करती है। हमने देखा कि कैसे खुद पर विश्वास, असफलताओं से सीखना
और सही मानसिकता अपनाकर हम अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। याद रखें, हम जितना आत्मविश्वास और मेहनत लगाते हैं, उतना ही हम अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि हर कठिनाई और हर चुनौती के बावजूद हमें अपनी यात्रा जारी रखनी चाहिए। अगर आप भी अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, तो इन महत्वपूर्ण टिप्स को अपनाएं और अपने भीतर की ताकत को पहचानें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी और इंस्पिरेशनल वीडियोज मिलती रहें। आपके जीवन के लिए यह किताब एक नया दृष्टिकोण और दिशा लेकर आती है। और याद रखें, बदलाव की शुरुआत हमेशा खुद से होती है। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करें और खुद को फिर से बनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।